तो गाइस वेलकम टू आवर चैनल मल्टी टैलेंटेड। आज मैं आपको साइंस लाइव टेस्ट 3 करवाने वाली हूँ। फर्स्ट एंड सेकंड मैंने आपको करवा दिया है, तो वो आप पीछे जाके मेरी वीडियो में चेक कर लेना। एंड मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा बीच में। यदि आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया तो सोच लेना कि आपने अपने एग्ज़ाम में से 10 नंबर स्किप कर दिए, क्योंकि मैं जो है आरआरबी, जो आपके आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी आएगा, वो पैटर्न लेके चल रही हूँ। उस हिसाब से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ। लेकिन ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल्स होंगे। लेकिन जो आरआरबी में 10 नंबर की साइंस आने वाली है, जिसमें टोटल 100 नंबर का एग्ज़ाम होगा आपका। 30 नंबर मैथ्स के आएंगे, 30 नंबर रीजनिंग के आएंगे, एंड आउट ऑफ जो है 40 नंबर आपकी जीके आएगी। जीके में 10 नंबर की साइंस आने वाली है और 30 नंबर की अदरवाइज एनी कॉन्सेप्ट्स आएंगे, एनी सिलेबस। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा इस वीडियो को, एंड तक देखते रहिएगा। आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगेगी। यदि आपको थोड़ी सी भी अच्छी ना लगे तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं ये वीडियो यहीं पे बंद कर दूँगी। आगे मैं आपको इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं करवाऊँगी, लेकिन आप इसे एंड तक देखना, आपको अच्छी ज़रूर लगेगी, आई प्रोमिस। सो हम आज ज़्यादा बातें ना करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन, कि चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। एंड आप मुझे कमेंट करके बताना, एक मिनट गाइस, आप मुझे कमेंट करके बताना, जो मैं आपको जीके और साइंस का लाइव टेस्ट करवाती हूँ, आपको उसकी पीडीएफ चाहिए या नहीं। ठीक है, पीडीएफ चाहिए या नहीं। तो अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो मैं मेरा टेलीग्राम पर चैनल बना दूँगी, उस पर आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इसका जो है कमेंट पिन, जो नीचे कमेंट में पिन करवा दूँगी, आप मुझे उसमें कमेंट करके बताना आपको जो है इस जीके और साइंस लाइव टेस्ट की पीडीएफ चाहिए या नहीं। ओके, सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। ये रहा आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? कौन सी ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता नहीं है? नॉट ए कैरेक्टराइज्ड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता हो, जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन का नुकसान होता हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक शामिल होता हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मैं सीधा ही सॉल्यूशन पे चलती हूँ। सो इसका आंसर होगा ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन की हानि और ऑक्सीजन का जुड़ाव है। इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व भी होते हैं, लेकिन इसमें जो आपका ऑप्शन में दिया हुआ था, जो रॉन्ग आंसर है हमारा, इसमें जो है हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो होगी, इसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ना कि हाइड्रोजन जुड़ेगा। ठीक है, सो चलिए, सो इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं अच्छे से। देखिए, एक तो होता है आपका ऑक्सीडेशन और एक आपका होता है रिडक्शन। वी देख रिस्पेक्ट ऑफ ए। ठीक है, ऑक्सीडेशन इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन होता है गेन करता है आपके इलेक्ट्रॉन को। ये इसमें जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ओके, एंड देन ये ऑक्सीडेशन क्या, मैं आपको हिंदी में समझा देती हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे इसको इंग्लिश में देख लीजिएगा। इसमें क्या होगा, ये वाला है हमारा, इसमें क्या होगा, रिमूव होगा हाइड्रोजन और ऐड होगा ऑक्सीजन। ठीक है, और इसमें ऐड होगा हाइड्रोजन और रिमूव होगा ऑक्सीजन। इसमें ऐड होगा ऑक्सीजन और रिमूव होगा ऑक्सीजन इसमें। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया था। एंड ऑल ऑफ द रिएक्शन इज, जो है आपकी ऊर्जा जो है, एनर्जी जो है रिलीज़ करेगा, एंड देन ये स्टोर करेगा। ठीक है, इसके 4-5 पॉइंट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के। इसमें जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ऑक्सीडेशन में, इसमें गेन होगा। इसमें जो है लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन को, इसमें गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन को। रिमूव करेंगे हाइड्रोजन को, ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, एंड ऐड करेंगे ऑक्सीजन को, एंड रिमूव करेंगे इसमें ऑक्सीजन को, एंड देन
रिलीज़ करेंगे एनर्जी एंड स्टोर करेंगे एनर्जी। ठीक है, ये 4-5 बिल्कुल इजी वे से मैंने को समझा दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारे अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं इनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गलत है, कौन सा कथन गलत है। उसके पास उच्च आयनीकरण शक्ति है, उसके पास उच्च भेदन शक्ति है, उनमें उच्च गतिज ऊर्जा है, वे सकारात्मक आवेश हीलियम नाभिक है। इसमें आपका जो है आंसर बी, सॉल्यूशन में आपका होगा आंसर बी, उसके पास उच्च भेदन शक्ति है। ये बिल्कुल गलत होगा। ये बाकी आपके सारे ठीक है। उसके पास उच्च आयनिक शक्ति होती है, उसके पास उच्च गतिज ऊर्जा होती है, वे सकारात्मक आवेश हीलियम नाभिक होते हैं। ठीक है, हाई आयनिक पावर, हाई काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं हम इसका। अल्फ़ा कण 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन के बने होते हैं और वे कम भेदन शक्ति होती है। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन के बने होते हैं। ठीक है, और हीलियम का जो इसमें अल्फ़ा कण में हीलियम के बारे में लिखा जाएगा कि हीलियम को 2 तो आपके न्यूट्रॉन्स हो गए और 4 जो है यहाँ पे जो है प्रोटॉन होंगे। ठीक है, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ओके, चलिए नेक्स्ट है, एसिटिक एसिड निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है। ये मैंने आपको पीछे के बारे में करवाया था। एसिटिक एसिड किसका दूसरा नाम है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पे आपका आंसर आएगा विनेगर। ठीक है, एसिटिक एसिड विनेगर का दूसरा नाम है। सो इसका हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। एसिटिक एसिड को हम सिरके के रूप में जानते हैं। ठीक है, और विनेगर का फॉर्मूला होगा आपका CH3COOH। ठीक है, इसका कॉमन नेम होगा विनेगर एंड विनेगर इज़ ऑफ्टन यूज ऑन फूड। इसको हम फूड में यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है। ये नॉन टॉक्सिक है और इट इज़ लिक्विड एंड द ओनली कॉस्ट इज़ few dollars एंड इट इज़ मैन मेड। ये हम जो है कोई ये कृत्रिम चीज़ों से नहीं बनाया जा सकता, ये हम खुद बना सकते हैं। ठीक है, इसका ये वाला फॉर्मूला है C3COOH और ये इसमें इम्पोर्टेंट्स हैं आपके। इसका आप इसको नाम लर्न कर लो, विनेगर, एंड देन इसको इसका केमिकल नेम लर्न कर लीजिए, एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। विद्युत धारा के माध्यम से किसी अन्य धातु पर किसी विवांछित धातु की एक परत जमाने की जो प्रक्रिया होगी उसको हम क्या कहेंगे, बताइए। उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। जो हमारे कोई भी धातु होती है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उसके ऊपर यदि हम परत जमा दें ऐसे कोई भी, तो उस परत को हम प्लेटिंग कहते हैं। इसके ऊपर प्लेटिंग कर रहे हैं, तो इसी प्रकार से इसका आंसर निकल के आ गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ओके, तो चलिए जो हमारे इलेक्ट्रोप्लेटिंग बिजली के माध्यम से धातु को दूसरे पर चढ़ाना है, जो आमतौर पर सजावटी उद्देश्यों के लिए या धातु को हम खराब होने से रोकने के लिए यूज़ करते हैं। इसको अक्षरण ये बोला जा रहा है, लेकिन इसको नॉर्मली मैं समझाऊं तो आपको ख़राब होने से रोकने के लिए है। ठीक है, जैसे आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बताई गई है किस चीज़ कैसे यूज़ की जाती है, क्या होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देन ये कोई बैटरी है, इस बैटरी को हम सिल्वर कैथोड में डालें तो जो हमारी कॉपर प्लेटिंग होगी इसका सॉल्यूशन ये बन आएगा और ये जो हमारा कॉपर एनोड बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये प्लेटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपके सामने एक वयस्क मनुष्य में कितने रंध्र होते हैं,
एडल्ट जो ह्यूमन होते हैं, वयस्क जो ह्यूमन होते हैं, उसमें कितने कैनाइन होते हैं। यहाँ पे आपका ये देख लीजिए कैनाइन 4 कैनाइन, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर 4 आएगा। ये देख लीजिए यहाँ पे सारे आपको दिखाया गया है, ये देखिए मैं आपको सारा समझा देती हूँ। ये जो यहाँ पे ये 3 जो आपको ये दांत दिखाई दे रहे हैं, इसको प्रीमोलर कहते हैं, इसको कैनाइन कहते हैं 1 2 3 4, इसको मोलर कहते हैं जो हमारे लास्ट में जाड़ें होती हैं, और उसके बाद में जो जाड़ होती है उसको भी हम प्रीमोलर कहते हैं। ये हमारे कैनाइन हैं एंड देन ये इंसीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके चीज़ें दिखाई गई हैं। एक आपका छेदक या कृतक जो इंसीजर होता है, इंसीजर वो आपका जो है काटने के दांत होते हैं, कैनाइन होते हैं वो फाड़ने के दांत होते हैं, प्रीमोलर और मोलर वो चबाने के दांत होते हैं, ठीक है। चलिए एंड ये सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसका आपको ये जो आपके जो टीथ हैं इसका लेसन बहुत बड़ा होता है, और इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, 2 3 2 1 1 2 ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ये दांत किस काम आते हैं, जो हमारी स्वाद की जो ये हमारी जो जीभ है इसके बारे में बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं। यहाँ पे स्वाद की होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खट्टे की होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको जब मैं टॉपिक वाइज करवाऊँगी टॉपिक से तो उसमें आपको समझ में आएंगी। तो आपने जो है मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं किया अभी तक, जैसे मैं देख रही हूँ, तो सपोर्ट आप मुझे सपोर्ट करोगे तभी मुझे भी कोई मतलब सपोर्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी कि भाई जो मेरे जो गाइज़ है, फ्रेंड्स है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं आपको करवा दूँगी ये, ठीक है। सो आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको जो है देखने के बाद फिर ये सारी चीज़ें टॉपिक से करवा दूँगी, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें, ठीक है। सो चलिए तो आप मुझे बता दीजिएगा टॉपिक्स में मैं आपको करवा दूँगी, कोई बात नहीं है, सपोर्ट कर दीजिएगा। देन हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊष्मा का संचार जिसमें अणुओं की जो है वास्तविक गति होती है। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक ऊष्मा का जो संचार जिसमें अणु की वास्तविक गति होती है उसको हम क्या कहते हैं। ये मैंने आपको जो पार्ट 1 था उसमें बहुत अच्छे से समझाया था, कंडेंसेशन, कन्वेक्शन, रेडिएशन का एंड बोथ भी जो उसमें होगा, तो उसको मैंने आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें समझाया था। आप वो पीछे की वीडियो जाके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, इसका आंसर बताइए आप मुझे। इसका जो आपका आंसर होगा कन्वेक्शन, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, जो उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ऊर्जा का संचार जिसमें अणु की वास्तविक गति होती है उसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। ये देखिए यही टॉपिक, यही इमेज लेके आए थे आपके सामने, ये देखिए। जो संवहन प्रक्रिया होती है ऊर्जा को गैसों और उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निचले तापमान वाले क्षेत्र, उस तापमान वाले से निम्न तापमान, जो उच्च तापमान से निम्न तापमान तक ये लेके जाते हैं, स्थानांतरित किया जाता है। संवहन ऊष्मा हस्तांतरण आंशिक रूप से अणुओं के वास्तविक गति के कारण बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के कारण होता है। ये इमेज आपके सामने इन सारी चीज़ों में आपको बताया गया है। आप ये इमेज सोच लीजिए करिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो मैं आपको समझा देती हूँ ये, ठीक है। इसने बोला है, देखिए ये कंडेंसेशन, जो चीज़ें ये एक वे में जाए, यदि आपसे एक वे में पूछा जाए वो कंडेंसेशन होता है। रेडिएशन, जो ऊष्मा निकल रही हो उसको हम रेडिएशन कहते हैं, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे ऊष्मा निकल रही है। कन्वेक्शन होता है, हमने ठंडा पानी डाला था वो गर्म हो गया, गर्म पानी डाला था वो ठंडा हो जाना, ऐसे पार्टिकल्स का अप डाउन होना, ठीक है। इसमें क्या बोला गया है, संवहन प्रक्रिया में ऊष्मा को गैसों और उच्च तापमान वाले क्षेत्र से निचले तापमान वाले क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाता है, और संवहन ऊष्मा हस्तांतरण आंशिक रूप से
अणुओं के वास्तविक गति के कारण बड़े पैमाने पर स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, ये इसमें सारी चीज़ें हैं। गर्म होगा तो पानी ठंडा हो जाता है, ठंडा होगा तो गर्म हो जाना, ये सारी इसमें चीज़ें होगी। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। ये भी मैंने आपको पिछले वाले में इसके बारे में कुछ बताया था, आपको देखनी चाहिए वीडियो, टॉपिक्स रिलेटेड है। आप ये क्वेश्चन कर लोगे, आपके टॉपिक करने की भी ज़रूरत नहीं होगी, कुछ आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, लेकिन टॉपिक्स तो टॉपिक ही होते हैं। ठीक है, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। सो गाइस, मेथनॉल का रासायनिक सूत्र आपके सामने होगा, इसका आंसर CH3OH। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मेथनॉल सबसे सरल अल्कोहल है जो केवल एक यहाँ पे देखिए, जो एक मिथाइल समूह है जो हाइड्रोक्सिल समूह से जुड़ा हुआ है। यह हल्का, वाष्पशील, रंगहीन, ज्वलनशील तरल है। इसमें एथेनॉल के समान विशिष्ट गंध होती है। हालांकि एथेनॉल के विपरीत मेथनॉल अतिरिक्त विषाक्त है और ग्रहण करने के लिए अयोग्य है। और मेथनॉल का रासायनिक सूत्र CH3OH होता है। ये मेथनॉल के बारे में सारी चीज़ें आपको बताई गई है, किस प्रकार से ये है, एंड आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियाँ होती है। स्कल्स, मनुष्य की जो स्कल होती है उसमें कितने बोन्स होती हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी आंसर है इसका। यहाँ पे आपका आंसर आएगा 30। नो, यहाँ पे आपका आंसर आएगा 29। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 29 एंड 30 में। आपका 29 यदि ऑप्शन में नहीं होता तो आप 30 लगा के आते, यहाँ पे 29 ऑप्शन में है। तो यहाँ पे मनुष्य की जो खोपड़ी होती है उसमें 29 अस्थियाँ होती है, 29। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन है आपके सामने। ये सारी पार्ट चीज़ें आपको बताई गई है मनुष्य की खोपड़ी के बारे में। डर मत जाना गाइस देख के ये। ठीक है, चलिए ये आपके जो सारी चीज़ें आपके बारे में इसमें बताई गई है। नसल्स, मैक्सिला, मेडिएबल, ट्रोम्पेरल, ओसिपिटेल, पटेला, ये जाइगोट्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। ये सारी चीज़ें हैं, हमारी खोपड़ी है ये सारी। ठीक है, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट मार के लर्न कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है। कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत कौन सा है। चलिए हम जल्दी इसका सॉल्यूशन देखते जाते हैं। इसका आंसर होगा आपका जीवाश्म ईंधन दहन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत है जीवाश्म ईंधन दहन। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन का जलना है। ऑटोमोबाइल में पेट्रोलियम का दहन अधूरा होता है जिसके कारण धुआं पैदा होता है और इस धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, CO3। ब्राउन शुगर घोल का रंग कम करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। ब्राउन शुगर जो घोल होती है उसका रंग कम करने के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने। चारकोल एक विशेषता पदार्थ और विलियम से निकलने की शक्ति है। कच्ची चीनी का भूरा गोल विरंजित है और जब चारकोल के साथ उबाला जाता है ये जो इसका कलर है थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, ब्राउन शुगर का। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीकी का उपयोग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी है वो किस चीज़ के लिए इसमें यूज़ किया जाता है, आप बता दीजिए। रंग पदार्थ की पहचान करने के लिए, पदार्थों की संरचना का निर्धारण करने के लिए, रंग पदार्थ का सूखा जो सब्सटेंस होते हैं उसको करने के लिए, मिश्रण में पदार्थों को अलग करने के लिए। क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर होएगा विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए। यहाँ पे आप इसका आंसर आपका होगा डी, मिश्रण में पदार्थों को अलग करने के लिए इसका आंसर होगा आपके सामने। हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक पृथक्करण तकनीक है जिसका उपयोग तरल मिश्रण और विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है। प्रारंभिक क्रोमेटोग्राफी का उद्देश्य अधिक उन्नत उपयोग
के लिए एक मिश्रण के घटकों को अलग करना है और इस प्रकार शुद्धिकरण का एक रूप है। ये आपके बारे में बताया गया है कि क्रोमेटोग्राफी किस चीज़ बारे कैसे यूज़ की जाती है। आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा होगा या नो, आप इसको स्क्रीनशॉट मार के देख लेना, ठीक है। और अगर कब 480 पर करके इसको देख लेना, आपको अच्छे से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, ग्रीन रेड एंड ब्लू कलर की एक सब्सटेंस में हम इसको डालेंगे, सोल्यूट बनेगा, बेसलाइन बनेगी, फिल्टर पेपर बनेगा, क्रोमेटोग्राफी रैंक बनेगा, रबर स्टॉपर बनेगा। ऐसी ये चीज़ें होती है क्रोमेटोग्राफी में, ठीक है। इनको क्या है, विभिन्न घटकों को अलग करने के लिए, उन्नत उपयोग करने के लिए, इसका शुद्धिकरण करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है, गैस आमतौर पर ऑर्गन के साथ बिजली के बल्ब में क्या होता है। गैस आमतौर पर ऑर्गन के साथ बिजली के बल्ब में भरी होती है। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके सामने। नाइट्रोजन ये बिल्कुल है, इजी है। जो ये तारे होती हैं ये किस चीज़ की बनी होती है, टंगस्टन की, ठीक है, टंगस्टन की बनी होती है। और नाइट्रोजन गैस इसमें भरी होती है, ये फूटता है बिल्कुल ऐसे ऐसे, ठीक है। थोड़ी मात्रा में बिजली के बल्ब में भरी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं बिजली के बल्ब के बारे में। इनसाइड गैस ऑर्गन विद नाइट्रोजन इसमें भरी होती है। सेंट्रल लैब टंगस्टन फिलामेंट से बना होता है। एंड देन फिलामेंट अप टू अबाउट 2500 डिग्री केल्विन जो है सेल्यूलोज पर ये चलता है। आउटपुट में 15 ल्यूमिनस वोट का होता है। ऑपरेटर लाइफ इसकी 1000 आवर होती है। एंड इंक्रीज बाय यूज ऑफ कोयल फिलामेंट एंड क्लोइड कोयल मिट फिलामेंट से बना होता है ये, ठीक है। ये सारी ये आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन है। सो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है। सबसे बड़ा अकशेरुकी कौन सा है, इनवर्टिब्रेट्स कौन सा है। यहाँ पे आपका आंसर होगा स्क्विड, ठीक है। अकशेरुकी वे जानवर है जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। कोलोसल स्क्विड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। ये वाला यहाँ पे है, ये देखिए ये इतना बड़ा होता है ये स्क्विड, यहाँ पे ये इतना बड़ा होता है। इसका अधिकतम आकार 12 से 14 मीटर होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सही ढंग से आपको मेल नहीं खाता वो बताना है। जो सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो देखिए नियासिन, पेलेग्रा, थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, विटामिन ए की कमी से बांझपन। तो आपको यहाँ पे बताना है इसका आंसर। देखिए यहाँ पे आपका आंसर होगा नियासिन जो है, पेलेग्रा, ये बिल्कुल ठीक है। थायमिन, बेरीबेरी या फिर विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, लेकिन विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं होता। विटामिन के की कमी से आपका ब्लड क्लोटिंग जो रोग होता है, रक्त जमता नहीं है, ये समस्या होती है। सो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। विटामिन के की कमी से रक्त जमावट की समस्या पैदा होती है और अन्य जोड़े सही ढंग से मेल खाते हैं। यहाँ पे इसका ये आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतों में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। कौन सा आपका सिंथेटाइज किया जाता है बाय द इंटेस्ट्रियल बैक्टीरियाज। कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। विटामिन के जो है बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। सो इसका आंसर होगा गाइस विटामिन के, ठीक है। इसका आंसर होगा आपका विटामिन के। सो चलिए हम विटामिन के मानव आंत में बैक्टीरिया द्वारा संश्लेषित किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने, यहाँ पे ये गलत लगा हुआ है सॉल्यूशन में, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सी आना है, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनुष्य का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है।
स्किन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर। यहाँ पे आएगा ए। स्किन जो है सबसे बड़ी होती है, इसका कुल क्षेत्रफल 20 वर्ग फुट होता है। त्वचा हमें रोगाणु और तत्वों से बचाती है। शरीर का तापमान विनियमित करने में मदद करती है और स्पर्श, गर्मी और ठंड आदि को जो है उत्तेजना और नियंत्रण करती है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट है नवजात शिशु में लगभग कितनी अस्थियां होती है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, आप स्टार्टिंग से करते आ रहे हो। ये देखिए यहाँ पे आपका आंसर आएगा 300। नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। फॉर्मल बोन, अरु अस्थि, ये मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि हैं। इसका सॉल्यूशन ये देखिए, जो हमारे इसको हम फीमर भी कहते हैं। ठीक है, जो सबसे लंबी अस्थि है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट है चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है। तो इसका कारण है उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, या फिर प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती है, या फिर उनकी आंखों में तारे बड़े होते हैं, या फिर पराध्वनि तरंगें निकलती हैं। इनमें से कौन सा इसका आंसर ठीक होगा, ये वाला। ठीक है, उनकी जो अल्ट्रासोनिक होती है सुनने की, वो उनको गाइड करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। ये देखिए इस प्रकार से, ये जो चमगादड़ है जिसकी वजह से भी कोरोना फैला हुआ है, ये देखिए इस प्रकार से इनकी जो अल्ट्रावायलेट है वो सुनने में इसको मदद करती है। चलिए नेक्स्ट है, जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन क्या होगा। बढ़ता है, कम होता है, नहीं बदलता, पहले घटता है फिर बढ़ता है। इसका आंसर होगा आपका पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं हम। ये देखिए इस प्रकार से। ठीक है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर हम गर्म करेंगे तो इसका आयतन पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, इस प्रकार से बढ़ता जाता है ये। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से किसमें संवहन होता है, किसमें कन्वर्सेशन होता है। केवल सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, या फिर तीनों में। ये बिल्कुल अच्छे से मैंने आपको समझा दिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कन्वर्सेशन है आपका द्रव और गैसों में ही होता है, क्योंकि हम इनको ही गर्म कर सकते हैं। तो गर्म चीज़ों में जो पार्टिकल्स होते हैं वो ही होता है। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है, वो इनमें से कौन सा तापमान है जिसको हम फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों में नाप सकते हैं, बताइए। यहाँ पे नहीं है, इसका आंसर आएगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर सेल्सियस, हम दोनों लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके सामने। समुद्र के प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊंचा होता है। कितना भाग समुद्र की सतह से ऊंचा होता है सरफेस से जब हम फ्लोटिंग करते हैं इन द सी। इसका आंसर होगा 1/10। ठीक है, 1/10 भाग जो है समुद्र तल सरफेस से जो है ऊपर उठा हुआ होता है। ये देखिए यहाँ पे जो बिलो द सी लेवल ये 90% होगा, जहाँ पे मछलियाँ वगैरह रहती है। और ये जो इससे ऊपर वाला भाग है जिसमें हम तैर सकते हैं, वो 1/10 पार्ट्स ही होता है। ठीक है, ज़्यादा नीचा नहीं होता, 1/10 पार्ट पर हम तैर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति दांतेदार व्हेल की सबसे बड़ी होती है। जिसमें टूथ व्हेल कौन सी सबसे बड़ी प्रजाति है जिसमें दांत होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी, शंक्राणु व्हेल, या फिर इसको हम स्पर्म व्हेल कहते हैं। देखिए ये इसमें दांत जो है तीत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। तो दांतेदार व्हेल में सबसे बड़ा होता है और पुरुष लंबाई में 20 मीटर तक बढ़ता है। शंक्राणु व्हेल का द्रव्यमान
35,000 से 57,000 किलोग्राम का होता है ये, और मादाएँ केवल 1/3 पुरुषों के वज़न का होती है। एक व्यक्ति को पत्थर मारने के कारण चोट लगती है, ये क्या होता है? जड़त्व, या इनर्शिया, वेलोसिटी, रिएक्शन, मोमेंटम। तो बताइए। एक यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, इसको हम यहाँ से इतनी दूर से पत्थर मारेंगे तो क्या होगा? ये वेग लगेगा, प्रतिक्रिया होगी, गति होगी, क्या होगा? तो इसका आंसर है आपकी प्रतिक्रिया होगी, रिएक्शन होगा। यदि एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, ठीक है, उसको हम एक पत्थर मारेंगे तो वो एक प्रतिक्रिया की जाएगी, ठीक है, हमारे द्वारा। प्रतिक्रिया के कारण एक व्यक्ति को पत्थर मारने पर चोट लग जाती है। यहाँ न्यूटन का तीसरा लॉ लागू होता है। कौन सा लॉ? एवरी एक्शन हैड इक्वल टू ऑब्जेक्ट रिएक्शन, ठीक है। हम कोई भी क्रिया करेंगे उसका समान विपरीत प्रतिक्रिया होती ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट है, अगर कोई लड़का एक ट्रेन में बैठा हुआ है और निरंतर वेग से चल रहा है, एक गेंद को सीधे हवा में फेंकता है तो गेंद कहाँ जाएगी? सामने गिर जाएगी, पीछे जाएगी, हाथ में गिर जाएगी, या फिर कोई भी नहीं? इसका आंसर होगा कि वो हाथ से ही गिर जाएगी, ठीक, हाथ में ही आ जाएगी। कैसे? ये अगर कोई लड़का एक ट्रेन में बैठा हुआ है और निरंतर वेग से चल रहा है तो एक गेंद को सीधी हवा में फेंकता है तो गेंद उसके हाथ में ही आ जाएगी, ठीक है। पानी के अणुओं के कारण बारिश के बाद इंद्रधनुष को देखा जाता है तो क्या मतलब क्या होता है? पानी में अणुओं के कारण बारिश के बाद इंद्रधनुष को देखा जाता है तो जो काम करता है, क्या करता है? लेंस, प्रिज्म, दर्पण, स्लैक। तो ये जो हमारा प्रिज्म होता है उसके द्वारा हम इंद्रधनुष को अच्छे से देख सकते हैं। पानी के अणु लटकते हैं जो कि प्रिज्म का काम करते हैं, ठीक है। यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+ में c दर्शाया जाता है तो इसमें से क्या है? कम घूम रहा है, निरंतर गति कर रहा है, स्थिर घूम रहा है, लगातार त्वरण, या विभिन्न त्वरण। तो इसका आंसर होगा, यदि किसी कण का वेग समय ग्राफ y = mt+ में c द्वारा दर्शाया जाता है तो निरंतर त्वरण होगा, यानी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ घूम रहा है ये, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कम विस्फोटक है? कौन सा है? TNT, TGC, या फिर रेडक्स, या फिर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म? यहाँ पे आपका आंसर होगा नाइट्रोक्लोरोफॉर्म, जो कि विस्फोट नहीं करता है, और बाकी ये तीनों जो है विस्फोट करते हैं। TNT और जो है गैलिक्ट्रिन, ये सारी चीज़ें जो है विस्फोट करती हैं, तो नाइट्रोक्लोर विस्फोट नहीं करता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपके सामने, प्रदूषण की जांच के लिए ऑटोमोबाइल में CNG का उपयोग मुख्य रूप से होता है। प्रदूषण की जांच के लिए ऑटोमोबाइल में CNG का उपयोग मुख्य रूप से होता है। किस में होता है CNG का उपयोग मुख्य रूप से? CH4, मीथेन। यहाँ पे आपका आंसर आएगा मीथेन। CNG जो है CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ठीक है। ये होते हैं CNG के सिलेंडर ने। सो गाइज़, यहाँ पे भी एंड होता है हमारा पार्ट 3, एंड ये आपका पार्ट 3 कंप्लीट हो गया है। सो यदि आपको कोई भी इसमें दिक्कत आ रही हो तो आप वीडियो को फिर से देखिएगा। बिल्कुल अच्छा वीडियो है, आपको बहुत जो है बेनिफिशियल साबित होगा ये। एंड मैंने बहुत जल्दी क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस है गाइस, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने का नहीं होता। क्वेश्चंस है रैपिड फायर की तरह चलते हैं ये आपके, बिल्कुल। और अगर आपको टॉपिक्स में पढ़ना है तो आप सपोर्ट कीजिए, मैं तभी टॉपिक्स ला सकूँगी, तभी मुझे कोई पावर मिलेगा। तो इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल को
तब तक आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड मोर नोटिफिकेशन एंड अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। थैंक यू गाइस, बाय बाय।